Hello everyone. Good morning to all of you. Let's start the lecture of the day. हम लोग कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ रहे थे. So you will start the same thing. आप कंफर्म कर सकते हैं whether things are fine. Conduction of heat. Hopefully audible and visibility दोनों आपके पास होगी अच्छे से. और कंडक्शन ऑफ हीट का एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ था लास्ट लेक्चर में. इन केस आपने रिवाइज किया हो, so formula was this: the rate of heat transfer delta Q upon delta T in case of a steady state comes out to be Ka higher temperature minus lower temperature divided by L. इसी को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया था. शॉर्ट फॉर्म में अब इसको थर्मल करंट कह सकते हो, और अगर आपने इसको करंट जैसा लिखा तो हम इसको T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई R लिख सकते हैं, जहाँ पर R थर्मल रेजिस्टेंस का नाम रहेगा और ये L अपॉन K रहता है. And this is to be applied at a steady state. I also explained what is the meaning of steady state. Steady state means at every point temperature remains fixed. However, at different points temperature is different. So अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो आप इसको यूज कर सकते हो, और इसके बेसिस पर वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है. so, इसको लिंक कर सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से. अगर ये जनरल फॉर्मूला आपको देखना हो जिसमें नॉन स्टेडी स्टेट कंडीशन हो, अच्छा इसको अप्लाई करने के लिए एक और कंडीशन भी लगाएंगे, हालांकि वो मैंने कल नहीं लिखा था, अभी लिख देते हैं. एंड जो एरिया है ना ए, उसको भी यूनिफॉर्म होना चाहिए. सो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको भी ऐड कर लीजिए. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो ये जो ए है इसको भी कांस्टेंट होना चाहिए ऑल थ्रू, बिकॉज यू नो कि एक रॉड है, रॉड में ए की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का रॉड लिया गया या ब्लॉक लिया गया या कुछ भी लिया गया. तो उसके लिए ए को जब कांस्टेंट रखेंगे तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. अगर ए वेरिएबल होगा, नॉन स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गया, तो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे. वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अभी बता देता आपको. यहाँ पे जनरल फॉर्मूला का मीनिंग है विदाउट कंडीशंस. सो कंडीशंस हम लोग नहीं लगा रहे हैं. तो उस केस में सपोज कर लीजिए ए नॉन यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. So this will be the formula for general category of case, और ऐसा बोलेंगे कि ये for general case. इस केस में आपका ए नॉन यूनिफॉर्म होगा, चलेगा. तो जिस लोकेशन पर आप डी क्यू बाई डी टी कैलकुलेट कर रहे होंगे उस लोकेशन का आपको डी टी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा. फिर उस लोकेशन का आप ए रखेंगे, उस लोकेशन का के भी रखेंगे. सपोज कर लीजिए ऐसा बोलता है के वेरिएबल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकता है, या फिर के का फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं. ये नॉन स्टेडी स्टेट, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, वेरिएबल के सभी के लिए ट्रू हो जाएगा.
हेलो, अभी सुनाई दे रहा है आपको? और क्या स्क्रीन अभी आपको दिख रहा है? इन केस दिख रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉट विजिबल। ओके, वेट अ मोर मिनट। What about now? Is the screen there? Yes, sir. Visible. मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ स्टार्टिंग से कि क्या बताया मैंने। बीच में इंटरप्शन था, स्पीड ऑफ नेट इज पुअर टुडे। सो मैं फिर से बोल देता हूँ क्या क्या बोला गया, तो इन केस यू मिस्ड इट यू विल कैच इट, और फिर आगे बढ़ेंगे। होपफुली इट विल बी कंटिन्यू नाउ ऑनवर्ड्स। सो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जो फॉर्मूला रहता है वही रहता है। इसको हम लोग एनालॉगस बना लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा। अभी हम लोग 12th में भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सो जस्ट लाइक V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम लोग डेल्टा T इज इक्वल टू आई आर भी याद रख सकते हैं, जहाँ पर डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस होगा जो थर्मल करंट को प्रोपोगेट कराने के लिए हेल्प करेगा, उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस लगेगा। यहाँ पर डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मूव कराता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इस पे लगता है। सो उससे रिलेटेड हम लोग कभी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज भी लास्ट क्लास में भी किया था। इन केस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट कांस्टेंट और के इज वेरिएबल और टी इज नॉट कांस्टेंट यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं है, तो फिर हम लोग जनरल फार्मूले का यूज करेंगे। इस जनरल फार्मूले में आएगा dq by dt, दैट इज थर्मल करंट और हीट करंट, इज इक्वल टू माइनस के ए dt by dx। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस पर जो dt by dx है दैट टॉक्स अबाउट कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज करता है ओवर द डिस्टेंस। एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा हुआ, उसको भी इससे एनालॉगस बना सकते हैं। सो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ ये dt by dx क्या है। सो dt by dx is called temperature gradient. That means the variation of temperature with respect to the length of the rod or block, whatever it is. So ये temperature gradient होता है। माइनस सिंबल इसलिए आता है क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि dt by dx, सपोज कर लीजिए T2 टेम्परेचर था, ये T1 था, माइनस को जस्टिफाई आप ऐसे कर पाओगे, अगर आपका T2 बड़ा था T1 से, तो हीट उस डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा होता है। इसका मतलब है रेट ऑफ हीट फ्लो की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है। तो जो माइनस बेसिकली होता है माइनस dt by dx, ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। So that is the rate of decrease of temperature with respect to x. So इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है, इसलिए माइनस dt by dx लिखते हैं। माइनस dt by dx एक पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि dt by dx itself is a negative number, so minus dt by dx is a positive number, और बिकॉज ऑफ डिक्रीज ये माइनस सिंबल रहता है वहां पर। k पॉजिटिव, a पॉजिटिव, dq by dt is also positive। इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, और इसको थर्मल करंट या हीट करंट आप बोल सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, द रीजन बीइंग कि इसको सॉल्व करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है और इसको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनाया जा सकता है। द रीजन बीइंग कि आप देखो ये डी क्यू वेरिएबल है जिसको इंटीग्रेट करना है, डी टी को भी इंटीग्रेट करना है, डी कैपिटल डी को भी इंटीग्रेट करना है, डी एक्स को भी इंटीग्रेट करना है। जनरली जब हम लोग इक्वेशन रखते हैं ना तो उस पर दो के साथ डी होता है, जैसे डी वाई इज इक्वल टू समथिंग इंटू डी एक्स, दैट्स ऑल। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंशियल टर्म्स आ रहे हैं वो एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 4 है। उसको इंटीग्रेट करना काफी चैलेंजिंग है। तो फिर क्या करेगा वो, आपको जब क्वेश्चन देगा तो किसी को कांस्टेंट ट्रीट करा देगा, जैसे ऐसे बोलेगा dt by dx कांस्टेंट है। अगर dt by dx कांस्टेंट हो गया तो फिर ये दो वेरिएबल पे स्टोरी बनती है, फिर इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। या फिर कुछ और बोल सकता है, ऐसा ही बोल सकता है कि dq by dt कांस्टेंट है, तो फिर dt और x को हम t और x को आपस में लिंक कर सकते हैं। चारों को वेरिएबल करके क्वेश्चन लिस्ट लाइकली रहेगा। और
हाँ, अगर dq by dt कांस्टेंट बोल दिया फिर a और k को वेरिएबल करा सकते हैं। सब लोग पहले भी इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके बाद इस पर भी देख लेंगे। मोस्टली क्वेश्चन जो रहता है स्टेडी स्टेट कंडीशन का आपको मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर लीजिए। बाकी के क्या है, के बारे में आपको पता है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बाकी के का यूनिट भी आप याद रख सकते हो, यूनिट कैलकुलेट करके याद रख सकते हो। ये dq by dt है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम है। फिर ये एरिया है, ये लेंथ है, ये टेम्परेचर है, वहां से इसका यूनिट बनाया जा सकता है। क्या बता सकते हो के का क्या यूनिट आएगा? तो सपोज कर लीजिए अपने को के यूनिट की जरूरत पड़ रही है। कैन यू फाइंड आउट व्हाट द यूनिट ऑफ के इज गोइंग टू बी? क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पैरामीटर के बारे में पूछ लेते हैं। एक बार आप नोट कर लोगे तो फ्यूचर के लिए आपको याद रह जाएगा। अपने को केवल यूनिट बताना है। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के? एनीवे मैं लिख देता हूँ, आप उसको मैच करा लीजिए। कई तरह से लिखा जा सकता है। इसको आप जूल लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड आएगा, और लेंथ ऊपर जाएगा, एक लेंथ नीचे रह जाएगा, तो जूल मीटर पर सेकेंड, और डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप लिख सकते हो, या वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, या फिर जूल को भी आप न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। कई तरह से इसको चेंज किया जा सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो लास्ट क्लास में दिया गया था, सिमिलर टाइप का, आपको सॉल्व करना है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर एग्जाम को लेकर के। सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलते हैं कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स है। रॉड को लेंथ से दिखा देते हैं। ये आप लोगों के लिए, आपको आंसर देना होगा इसको सॉल्व करने के बाद। लेट्स ऐसा बोलते हैं कि इसका जो लेंथ है वो ट्वाइस एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्वाइस ए, और के भी ट्वाइस के है। दिस इज एल के ए, दिस इज 2l के ए, and temperatures are given to us. Let's say this is 80 degrees Celsius, this is 60 degrees Celsius, this is 20 degrees Celsius. So अगर ये temperatures अपने को पता है, we did the same type of question yesterday, and I'm giving it to you to solve and give the correct answer. उस समय इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ले लिए। सो इसको हम रॉड नंबर 1 बोल सकते हैं, इसको रॉड नंबर 2 बोल सकते हैं, इसको रॉड नंबर 3 बोल सकते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड, अगर सभी लोग करेक्ट आंसर क्विकली दे देंगे तो हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रॉड 3। सो रॉड 3 से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अपने को पता करना है, और जंक्शन का टेम्परेचर पता करना है। सो पहले जंक्शन का टेम्परेचर पता कीजिए, फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दी थर्ड रॉड आपको बताना है। कॉपी कर लीजिए प्रीवियस स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड है, दोज हु आर इन नीड। सिंस ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया हुआ है, यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव द करेक्ट आंसर इन वन स्ट्राइक as quickly as you can. This is a question slide. एटलीस्ट टेम्परेचर तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो मिड पॉइंट का, जंक्शन पॉइंट का।
60 डिग्री सेल्सियस एक आंसर बताया गया। सिक्सटी ओके कंफर्म हो रहा है, चलेगा। तो हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। 60 आ भी रहा है सभी का। चेक करते हैं 60 करेक्ट है या फिर इसमें करेक्शन की जरूरत है। एक बार आप टेम्परेचर निकाल लें तो दूसरा पार्ट है थर्ड रॉड से कितना हीट ट्रांसफर चल रहा होगा वो भी अपने को पता करना है। सो सॉल्व करने का अपने पास तरीका क्या है? लास्ट क्लास में किसी अब में से कोई पूछ रहा था कि करंट को कैसे यूज करना है, और तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में करंट को कैसे भी प्रिज्यूम करके स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ कि I1 ऐसे चलने वाला है, I2 इस तरह से जाने वाला है, I3 इस तरह से जाने वाला है। सो इन केस हमने इस तरह से एज्यूम किया है, सो दिस इज अवर एजम्पशन, राइट। एंड देन वी विल से कि ये जो जंक्शन पॉइंट है, लेट्स से इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर T है। तो रूल क्या होता है, आप रूल पे ध्यान दीजिए। जिस जंक्शन पर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितना टोटल करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसको एक तरफ लिखते हैं, और जो आउटगोइंग करंट्स होती है उसको एक तरफ लिखते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर इनकमिंग इज I1, आउटगोइंग इज I2 प्लस I3। So this becomes the relation. So this is how you need to use the currents relation. और अब इसके बाद I1 I2 को प्रॉपर्ली लिखना है। I1 को लिखने के लिए अपने पास पता होता है कि जो जब आपने डायरेक्शन बनाया है तो आपको पता होगा कि ये आपका हायर है, ये लोअर है। और बेसिकली जिस तरफ से करंट चलाना वो अपने दिखाया उसको पहले लिखेंगे और उसमें दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल राइट इट एज 80 माइनस टी डिवाइड बाई R1। I2 को क्या लिखने वाले हैं, T माइनस 20 डिवाइड बाई R2। I3 को क्या लिखने वाले हैं, T माइनस 60 डिवाइड बाई R3। अब आपको R1 R2 R3 को पता कर लेना होगा। R1 कितना आने वाला है, ट्वाइस L अपॉन ट्वाइस K इंटू ट्वाइस A। L अपॉन K को अगर आप R पे एज्यूम करते हो तो ये है, मैंने R को एज्यूम किया किसको, L अपॉन K A को। सो बार बार जो रिपीट होता है वो दिखेगा नहीं। सेकेंड पर आते हैं, L अपॉन K A, तो ये R के इक्वल हो गया। R3 की वैल्यू कितनी जाने वाली है, L अपॉन K A, तो ये ट्वाइस R हो गया। ये नंबर आपको पता चल गया। एक बार ये नंबर्स पता चल गए, अब इन सभी करेंट्स को हम इस पे रख देंगे जो हमने फॉर्मूला बनाया था करेंट्स का। So we'll get it like कि 80 minus T divided by R1 which is R by 2 is equal to T minus 20 divided by R2 which is R plus T minus 60 divided by R3 which is twice R। Now you can settle down कि इस पे क्या होने वाला है, ये 2 पर आ जाएगा, ये आएगा 80 minus T is equal to T minus 20 plus T minus 60 by 2। एक बार आपको ये समझ में आता है, then we can simplify it as इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 4 320 माइनस 40 इज इक्वल टू ट्वाइस टी माइनस 40। कैलकुलेशन आप बेटर कर सकते हो और केयरफुली कर सकते हो, आइडिया पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद अपने पास बचेगा कितना, 3t प्लस 40 दैट इज 70, 4t प्लस 3t 70 हो जाएगा। इधर आपका 100 है, इधर आने वाला है तो ये आएगा 420। सो t इज कमिंग एज 420 डिवाइड बाई 7। बाय द वे ये 60 डिग्री आ जा रहा है, गुड। सो अगर ये 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो अपना आंसर हो गया। कितना टेम्परेचर आएगा जंक्शन का, 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सो इस केस में T 60 डिग्री सेल्सियस आ गया तो जाहिर सी बात है I3 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके दोनों एंड का टेम्परेचर सेम हो गया। तो सेम टेम्परेचर होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो आपको I3 की वैल्यू जो पूछी गई वो 0 आ जाएगी। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जो करेक्ट पेयर होगा उसको आप चूज कर लोगे। माइंड इट इस तरह का क्वेश्चन कपल ऑफ ईयर से एवरी ईयर दे आर रिपीटिंग, और वो या तो टेम्परेचर पूछ लेते हैं किसी एंड का, या करंट पूछ लेते हैं, या कुछ और पूछ लेते हैं। सो यू नीड टू बी क्लियर। 2 क्वेश्चंस कर लिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए।
फिर वो कैसा भी और भी लेंदी नेटवर्क बना सकता है। अभी मैंने 3 रॉड्स लिए थे, वो 4 रॉड्स ले सकता है, 5 रॉड ले सकता है, n नंबर ऑफ रॉड्स ले सकता है। चलते हैं। सो जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ आपको। लेट्स से कि अपने पास एक रॉड ऐसा लगा हुआ है, दूसरा रॉड ऐसा लगा हुआ है, नेक्स्ट रॉड ऐसा लगा हुआ है, नेक्स्ट रॉड ऐसा लगा हुआ है, और एक रॉड इन बिटवीन लगा हुआ है। फिर से इसको रीड्रॉ कर देते हैं। some sort of this. अपने पास 5 रॉड्स हैं और इस पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इस पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया। कई बार वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा कि यहाँ पर आपने आइस रख दिया है बहुत सारा, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर बहुत सारा आइस है इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसका मतलब वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ये 100 डिग्री पर मेंटेन कर रखा है आपने। और सारी आइडेंटिकल रॉड्स हैं, इनको नाम दे देते हैं। ये ए एंड है, ये बी एंड है, लेट से ये सी एंड है, और ये डी एंड है। सो 5 identical rods are connected as shown below. Find number 1, difference in temperature between terminals or point B and D. B और D जो 2 पॉइंट्स बताए गए, उन पॉइंट्स के टेम्परेचर्स का डिफरेंस कितना होगा ये अपने को पता करना है। तो आपको बी का टेम्परेचर निकालना, डी का टेम्परेचर निकालना, फिर दोनों का डिफरेंस बताना है। और दूसरा क्वेश्चन होगा थर्मल करंट इन बीडी रॉड। थर्मल करंट और या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन बीडी रॉड। तो अभी आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है। अगर आपने पहले इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं और एक बार पढ़ लोगे तो आप पाओगे कि दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट इजी। इसको अगर आप रेजिस्टेंस वाइज ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा सर्किट वाइज ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जैसा होता है। तो इट विल लुक लाइक कि एक ये रेजिस्टेंस लगाया आपने और एक ये रेजिस्टेंस लगाया, इसके बाद एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, and then you are connecting one more resistance here, and then you are connecting one resistance over here, और इसका टेम्परेचर आपने मेंटेन कर रखा हुआ है। ये ABCD टाइप है। लेट्स से ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R3 है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R4 है, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R5 है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो जब कभी आपको ऐसा नेटवर्क नजर आए जिसपे यहाँ और यहाँ पर टेम्परेचर्स दिए हों या पोटेंशियल दिए हों और ये कॉम्बिनेशन इस तरह से लगा हो, सो इसको हम बोलते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज। सो दिस इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। और जिन लोगों ने पहले सुना होगा उनको याद आ रहा होगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, इस तरह का अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। जब कभी ऐसा होता है तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या R1 और R2 की वैल्यू R3 और R4 के बराबर है। अगर ये वैल्यू पता चलती है कि दे आर इक्वल, तो एक रूल बनता है, इसको आप नोट कर लेना अगर आपने पहले कभी नहीं देखा। इफ दिस रेशियो इज कमिंग, कौन सा रेशियो, ये जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स का रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर आता है, तो हम लोग ये क्लेम करते हैं देन देयर इज नो करंट थ्रो। अब ये करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल करंट आप समझ सकते हो, थर्मल दोनों समझ सकते हो। देन देयर इज नो करंट थ्रू R5। सो R5 से कोई करंट नहीं जाने वाला है, दैट मीन्स इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा।
ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। सो दिस इज नोन एज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, कॉपी कर लेना। और अगर ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये आपको पता होगा तो आपके दोनों आंसर्स क्विकली आ जाएंगे। कितना करंट जाएगा बीडी रॉड से, तो हम जाएंगे बोलेंगे बीडी रॉड से जो करंट जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी रेजिस्टेंस आर है। सभी के रेजिस्टेंस आर क्यों हुए? क्योंकि वो आइडेंटिकल रॉड्स बोला हुआ है। So since they are identical, so they will be having same ratio. If the ratios are same, so there will be no current from the BD segment. कौन सा? कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। Since कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो TB और TD, that means temperature of B point and temperature of D points are going to be identical. Hence the difference of temperature will be 0. So इस पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा कि difference is going to be 0. So दोनों आंसर आपके 0 हो जाएंगे। आप देख करके आंसर दे सकते हो, और अदरवाइज कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन इस लॉजिक को यूज करोगे तो इजी जाएगा। तो एग्जाम में 1-2 बार इस तरह का अरेंजमेंट दिया है। मोस्टली अगर देगा आपको तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज देगा, तो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैसे सॉल्व करोगे? उसके लिए फिर आप इसको टीबी मानो, इसको टीडी मानो, यहाँ से करंट ले जाओ, यहाँ से करंट ले जाओ, यहाँ करंट ले जाओ, यहाँ करंट ले जाओ, यहाँ पर भी करंट ले जाओ, फिर रूल्स लगाओ, सॉल्व करो, अल्टीमेटली आपको यही आंसर मिलेंगे जो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया। इसका जो प्रूफ है वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देख लेंगे। अभी आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नोट कर लीजिए, एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा नेटवर्क ऑफ रॉड्स आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। इफ यू आर डन विथ, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस जो जनरली पूछ लेता है तो उनको हम लोग एज ए फॉर्मूला बना लेंगे और याद भी रखेंगे। मेंस जैसे एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला सेम क्वेश्चन आ जाएगा, और एडवांस में आएगा तो मॉडिफिकेशन करके आएगा। तो क्या मॉडिफिकेशंस होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सो लेट मी गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से कि अपने पास एक सिलेंडर है और सिलेंड्रिकल शेल है बेसिकली। इस तरह से इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को पता होंगे, जैसे कि इसकी जो सेंट्रल लाइन है वो ये है, रेडियस, लेंथ, कंडक्टिविटी मटेरियल की, वो सब पता रहेगा अपने को। लेट्स से इनसाइड वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, स्मॉल r1 है। आउटसाइड का जो रेडियस है वो स्मॉल r2 है। रेडियस को हम लोग स्मॉल डी लेटर से लिख ले रहे हैं, रेजिस्टेंस को कैपिटल R से लिख लिया करेंगे। इस सिलिंड्रिकल शेल का जो लेंथ है वो L दिया गया, और ये सिलिंड्रिकल शेल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बीच में R1 रेडियस है वो खाली है, और ये वाला पोर्शन है इसमें मटेरियल है। तो इस तरह से मटेरियल इसमें फिल्ड है, दैट मीन्स ये मटेरियल का पोर्शन बना हुआ है, ये वाला पोर्शन, और बीच में कुछ नहीं है। जिस मटेरियल से इसको बनाया गया उस मटेरियल की कंडक्टिविटी आपको दी गई है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या है। इस पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक जब इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में, और दूसरा इनसाइड और आउटसाइड के बीच में। तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। लेट से ऐसा बोलता है कि इसका जो टॉप सेगमेंट है उसका टेम्परेचर T1 है, और जो बॉटम सेगमेंट है उसका टेम्परेचर T2 है, और आपको बोलता है कि T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है। फिर आपसे पूछता है कि फाइंड थर्मल करंट या फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मैं इसको थर्मल करंट नाम दे रहा हूँ। फाइंड थर्मल करंट थ्रू द कंडक्टर एट ए स्टेडी स्टेट। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बस ऑब्जर्व करना और समझना है कि जो मैंने सॉल्व करने का टेक्निक यूज किया है कि आपको वो जमते है, या उस पर कोई डाउट तो नहीं आता आपको। इनकेस कोई कंसर्न आता है तो आपको पूछना।
लेट्स से T1 बड़ा है तो हीट कैसे ट्रांसफर करेगा? हीट ट्रांसफर करेगा मटेरियल से, बीच वाले पार्ट से नहीं जाएगा। और अगर ये मटेरियल से जाएगा तो इस तरह से हीट जाएगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। अपने को हीट ट्रांसफर निकालने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। स्टेडी स्टेट केस में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है यानी थर्मल करंट है, इसकी वैल्यू आती है T1 माइनस T2 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई R। सो इन केस अपने को थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाता है, अपना काम हो जाएगा। कई बार एग्जाम में वो आपसे थर्मल रेजिस्टेंस ही पूछ लेगा, तो एक बार थर्मल रेजिस्टेंस पता चला T1 T2 नोन होगा, आप इजीली बता सकते हो कि थर्मल करंट कितना होने वाला है। सब लोग थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है L/KE होता है। इस पे L का मतलब क्या होता है? L इज द लेंथ अलोंग विच द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके अलोंग कितना लेंथ है? L है। तो इस फॉर्मूले का जो L है और जो पिक्चर का L है दोनों बराबर हो गए। K is the thermal conductivity of the material, so material की thermal conductivity आपको मिल जा रही है। A is the cross sectional area through which the heat is being transferred. So ये जो ऊपर शेडेड एरिया बनाया मैंने, वही एरिया है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो R की वैल्यू आप ये लिख सकते हो। फिर A के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, बिकॉज यू कैन थिंक ऑफ कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। सो अपने को एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया? L डिवाइड बाई K इंटू A। इन प्लेस ऑफ A यू कैन राइट एज अ पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 R2 की आपको वैल्यू देगा, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई। ये एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए। और अगर आपको थर्मल करंट पता करना है, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा dq अपॉन dt। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू T1 माइनस T2। अगर इनका न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो आप इसको प्लेस कर सकते हो, डिवाइड बाई L। और ये जो नंबर है ऊपर चला जाएगा, तो K पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। मेकिंग सेंस? तो ये आपके पास सिंपलेस्ट केस के लिए आंसर निकल के आ जाएगा। ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ सिमिलर टाइप का, जो उसने एडवांस में पूछा हुआ था, और उसका फॉर्मुलेशन आप कर लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज रख करके उसका आंसर ही बता सकते हो। इस केस में मैंने जो मटेरियल फिल किया था वो केवल ये शेल वाले पार्ट में था। अब ऐसा कर सकते हैं कि दो सिलेंडर से मिलाकर के एक कंपोजिट सिलेंडर बनाए, उसके लिए और पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। क्रॉस सेक्शन वो सर्कुलर भी दे सकता है, रेक्टेंगुलर भी दे सकता है, वो सब आप हैंडल कर लोगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है। बट क्रॉस सेक्शन लिखना है, कहाँ पर लिखना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगेन ये सिलेंडर से मिलकर के बना हुआ है स्ट्रक्चर। इसका भी जो लेंथ है वो L दिया गया, टेम्परेचर अप साइड का हायर दिया गया, डाउन साइड का लोअर दिया गया। इसका मतलब हीट ट्रांसफर ऐसे होने वाला है। लेकिन इस बार ये जो मटेरियल अलग है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और ये जो दूसरा है उसका K2 है। So this is made up of two different materials of different thermal conductivity. फर्स्ट का रेडियस R1 है और सेकंड का रेडियस R2 है। अपने से पूछता है कि स्टेडी स्टेट पर थर्मल करंट कितना होगा, ये बताना। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ हीट करंट एट स्टेडी स्टेट। आप पैरेलली सॉल्व कर सकते हो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो करंट जाएगा वो इस वाले पोर्शन से जाएगा और बीच वाले पोर्शन से भी जाएगा। बाहर वाले पोर्शन से वही जाएगा जो फर्स्ट वाले पोर्शन से था, तो ये I1 होगा, तो ये भी I1 होगा, और बीच वाले को हम I2 बोल सकते हैं। सो जो टोटल थर्मल करंट होगा dq बाई dt, कैन बी से कि जो dq बाई dt आएगा ये I1 प्लस I2 आएगा। आप चाहो तो इसको रेजिस्टेंस के टर्म में भी देख सकते हो कि दो रेजिस्टेंस होंगे जो कि पैरेलल में कंबाइंड होंगे।
तो पैरेलल कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। I1 को क्या लिखने वाले हैं, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R1। इसको I2 को क्या लिखने वाले हैं, T1 माइनस T2, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। आप देखोगे ये बना है T1 माइनस T2 एज अ कॉमन, और ब्रैकेट में आपको मिल रहा है 1/R1 प्लस 1/R2। आप जानते हो कि 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, अगर आपको याद है 10th स्टैंडर्ड की बात है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। So what is R equivalent? So 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2. That is what we are using. So we can think of कि दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों पैरेलल में कंबाइंड। अच्छा, अब R1 कितना होगा, R2 कितना होगा, क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। R1 किसके लिए वाला गया, जो फर्स्ट करंट ले जा रही है, यानी ये जो मटेरियल है, आउटर वाला सेल जो है, आउटर के लिए लगाएंगे। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो K आएगा तो उसका K1 आएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा एग्जैक्टली वही आएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, तो उस पर लिखते हैं, तो ये K इंटू A हो गया डिवाइड बाई लेंथ, L इज द लेंथ। R1 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। व्हाट अबाउट R2? R2 के लिए K कितना है, K2। हाउ मच द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, तो आप देखोगे जो K2 का है वो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इनसाइड वाला सिलेंडर। सो उसके लिए जो एरिया लिखने वाले हैं आप, वो लिखेंगे पाई इंटू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ L। तो इस तरह से आप R1 निकाल सकते हो, R2 निकाल सकते हो, वो सिंपल वैल्यूज देगा, उसको यहाँ पे रख करके R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो इस वाले फॉर्मूले पे, तो थर्मल करंट आपको पता चल जाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तो इसको सॉल्व करने का, थर्मल करंट पूछेगा तो इसको सॉल्व करने का। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है। उसने क्या किया था, उसने बोला था एक कॉपर का बना हुआ है, एक किसी और मटेरियल का बना हुआ है, और उनका K1 K2 दे रखा था, लेंथ दे रखा था, डायमेंशंस दे रखी थी, आपसे पूछा था कितना थर्मल करंट जाने वाला है, आप सॉल्व करके बता सकते हो। तो पॉइंट इज कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको जम रहे हैं तो आप एडवांस लेवल तक की बात कर सकते हो। हाँ, उसने 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 जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया था वो सर्कुलर ना देकर के उसने फिर इस तरह से रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ दिया था। सो नीड नॉट टू वरी, वी नो कि कौन सा क्रॉस सेक्शन यूज करना है, अकॉर्डिंगली हम उस एरिया को यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल टाइप का हो गया जब हम दो एंड पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इससे भी जो चैलेंजिंग बनता है जब हम इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर डिफरेंस को दिखाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्शन से ही ले रहे हैं हम लोग। अगेन आपसे बोलेगा कि आपके पास विकल्प शेल है, शेल है, इसका मतलब एक ही मटेरियल यूज कर रहा है, दोनों मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन को आपको थोड़ा अटेंटिव समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, और अगर ये समझ जाते हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस करना आपके लिए बिग डील नहीं रहेगा। ये बोलेगा कि ये लेंथ L दिया गया है, इनसाइड का रेडियस है एंड आउटसाइड का रेडियस, वो डायमेंशंस वगैरह सिमिलर रखेगा। ये R1 है और ये R2 है। मटेरियल केवल ये रेड कलर के इनसाइड वाला पोर्शन है, तो केवल दिस इज द मटेरियल, तो ये शेल है। और इसके लिए जो कंडक्टिविटी दी गई है दैट इज K। फिर आपसे बोलता है कि इनसाइड का टेम्परेचर T1 मेंटेन किया गया, आउटसाइड का टेम्परेचर T2 मेंटेन किया गया। सो जो कर्व सरफेस है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड के, उनका टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया गया। दैट मींस ये पूरा इनसाइड वाला पार्ट T1 टेम्परेचर पर है, आउटसाइड वाला पूरा का पूरा पार्ट T2 टेम्परेचर पर है। तो इस पे अपने को ये समझना होगा हीट ट्रांसफर किस तरह से होने वाला है, फिर कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होने वाला है। सो दैट इज एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वंस। एक बार हम लोग ये समझ जाएंगे एक सिंगल मटेरियल के लिए, फिर तो दूसरा मटेरियल फिल करेंगे, सेम लॉजिक को एक्सटेंड कर देंगे। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हीट करंट तो जो गिवन फिगर है उसी के लिए अपने को हीट करंट का एक्सप्रेशन पता करना है। अगेन मैं सॉल्व कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बस समझना है, और फिर मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो कि आप घर पे करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस पे हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा होगा, क्या हीट का ट्रांसफर इस तरह से हो रहा होगा अलोंग द लेंथ? अब बोलोगे नहीं, हीट का ट्रांसफर जो हो रहा होगा वो अलोंग द लेंथ नहीं होगा,
हीट ट्रांसफर इज गोइंग टू बी फ्रॉम T1 टू T2। अगर T1 बड़ा है, T2 बड़ा है तो T2 टू T1 आएगा, तो बताएगा कौन सा बड़ा। लेट्स से T1 और T2 में T1 बड़ा बताया गया। सो हीट विल ट्रांसफर रेडियली आउटवर्ड। सो यहाँ से इस तरह से जाएगी हीट, और ये हीट जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी। अगर T1 छोटा होगा, T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा, तो रेडियली इनवर्ड आएगी। इसी को अगर आप टॉप व्यू बनाओगे, टॉप व्यू, तो टॉप से देखने पे कैसा दिखेगा वो मैं बनाता, वहां से आपको विजुअलाइजेशन अच्छा आएगा। टॉप से देखोगे तो बड़ा रेडियस दिखेगा, एक छोटा रेडियस दिखेगा, कुछ ऐसा। एंड देन जो हीट आएगी, और आपको ये पता चलेगा कि इनसाइड का टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड का टेम्परेचर T2 है। हीट विल बी मूविंग लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड्स। लेंथ जो इस केस में लेंथ को ड्रॉ किया गया वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और अपने को लेंथ से कोई खास फायदा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो रेडियस के अलॉन्ग है। इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है। एक बड़ा सेल, फिर उसके ऊपर सेल, उसके ऊपर सेल, इसके ऊपर सेल, इस तरह से बना हुआ है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आर रेडियस पे आप जाओगे, वहां पर एक सर्कल लेना होगा, और इस सर्किल की लेंथ एल दे देंगे, तो ये सेल बन जाएगा एल लेंथ का, सिलेंडर सिलेंडर बन जाएगा। फिर इसकी थिकनेस को डी आर पकड़ना होगा, और इस डी आर लेंथ से कितना करंट जा रहा होगा उसको पता करेंगे, फिर इसका रेजिस्टेंस पता करेंगे, फिर सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। नाउ अगर ये जो ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ किया है शेल का एक एलिमेंट, इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ रहेगी एल लेंथ, पूरा लेंथ एल जा रहा होगा, लेकिन रेडियस इसका आर है। सो इससे इसका जो डी आर है, क्या अगर हम डी आर लिख सकते हैं इसका, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। डिफरेंशियल रेजिस्टेंस के लिए अपने को लेंथ चाहिए होता है, फिर के चाहिए होता है, फिर एरिया चाहिए होता है। दैट इज अ फॉर्मूला। What is the length? Length is along the direction of heat current. तो जब आप इस पर ऑब्जर्व करोगे हीट किधर जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड, तो इस एलिमेंट को जो हीट क्रॉस करेगी वो डी आर लेंथ को क्रॉस करेगी। तो अपने लिए जो लेंथ आएगा दैट विल बी डी आर डिवाइड बाई के। के इज अ कांस्टेंट। एडवांस में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो के को फंक्शन ऑफ आर दे देगा। नीड नॉट टू वरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करना है, तो के अगर आर का फंक्शन होगा तो इजीली हैंडल हो जाएगा। अभी हम लोग के को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। इनटू एरिया, हाउ मच एरिया टू बी रिटन? एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द हीट गेट ट्रांसफर्ड। तो हीट इस तरह से ट्रांसफर हो, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है। इनिशियली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कर्व पार्ट था इनसाइड सिलेंडर का वो आएगा, फाइनली आउटसाइड सिलेंडर का कर्व्ड एरिया आएगा। डिफरेंशियल केस में जो आर रेडियस का है उसका जो कर्व्ड एरिया आएगा वो आने वाला है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज रिटन एज ट्वाइस पाई आर इनटू द लेंथ। लेंथ इज टोटल लेंथ एल। ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको ये समझता है देन स्टोरी इज डन। इसके बाद सिंपल सी थोड़ी सी मैथमेटिक्स बचती है, उस मैथमेटिक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। एरिया जो आएगा वो 2 पाई आर इंटू एल आएगा, डी आर नहीं आएगा। डी आर लेंगे तो फिर ये वाला एरिया आएगा जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है। ये अपने को एरिया नहीं चाहिए, अपने को एरिया चाहिए कौन सा, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ऐसा एक सिलेंडर बनेगा, और हीट इससे क्रॉस कर रही है, उस वाले एरिया को चाहिए, ये आर रेडियस का था। Heat is penetrating and crossing the surface, so that area will include L length 2 pi r periphery. So what I have used is a concept like length along with the heat transfer takes place divided by K into the area, that means cross sectional area. Now इसके बाद solve करना is not a big deal. How we can solve it? इसके बाद आपको next point देखना होगा कि resistances आपस में कैसे connected हैं. So ये जो resistance यहाँ पे बनेगा, उसके बाद फिर अगला रेजिस्टेंस आएगा, फिर अगला रेजिस्टेंस आएगा। करंट ऐसे चल रहा है तो ये रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्टेड है, 1 देन 2 देन 3 देन 4, सीरीज कॉम्बिनेशन है।
आप थोड़ा अपना टाइम ले लीजिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट होता है दैट इज रिटन एज समेशन ऑफ आर आईज, दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं। ये तब लिखते हैं जब डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूअस होता है तो क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr. So whenever the resistances are continuous and we need to add them up in series, so we go for the integration dr और R1 plus R2 plus R3। अगर ये पैरेलल रहा होता तो हम लोग ऐसा लिखते हैं 1 upon R equivalent is equal to integration 1 upon dr। माइंडेड कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। सो पैरेलल केस में आप ये यूज करते हो, सीरीज केस में आप यूज करते हो। यहाँ पर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। सो अपने को जो टोटल रेजिस्टेंस मिलने वाला है आर या आर equivalent resistance, that is going to be integration dr, which is now going to be easier to you. So dr divided by k into 2 pi small r into l। Constants को बाहर निकालेंगे, 1 upon 2 pi l into k, these are the constants। इंटीग्रेशन dr by r, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना मे नॉट बी द बिग डील। कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, r1 रेडियस से r2 रेडियस तक ले जाना है। सो ये ln बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये बनेगा ट्वाइस पाई l इंटू के इंटू ln r2 डिवाइड बाई r1। सो यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला व्हेनेवर अक्रॉस द कर्व सरफेस चल रहा होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो अपना रिजल्टेंट आया, r इज गिवन एज ln r2 डिवाइड बाई r1 डिवाइड बाई ट्वाइस पाई kl। सो दैट्स द फॉर्मूला। ये आपको एग्जाम में आएगा तो डेफिनेट सी बात है आप इसको डिराइव नहीं करोगे क्योंकि इट विल गोइंग टू टेक टू मच टाइम। वो आपको L देगा, L रखोगे, R1 R2 देगा, यहाँ पर रख दोगे, K देगा, रख दोगे। लेकिन ये तभी आप यूज करोगे जब K कांस्टेंट है। अगर एडवांस में K को वेरिएबल करता है तो इस फॉर्मूले तक आएंगे, इसके बाद K को R के टर्म में रखेंगे, फिर वो अगर R स्क्वायर बनता है अच्छी बात, R क्यूब बनता है अच्छी बात है, उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, उससे एक एक्सप्रेशन दूसरा आ सकता है। कॉपी कर लीजिए केयरफुली और डायरेक्टली याद रख सकते हो। अब आपको मैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देता हूँ सो दैट कि ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, चेक कर लेंगे, वो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, उसको एज ए फॉर्मूला फिर हम लोग याद रख लेंगे। कैलकुलेशन में और किसी पॉइंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स में अगर आपको इशू आ रहा हो तो मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ और डिटेल में भी। अगर आपको समझ में आ गया हाउ द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड हाउ वी राइट लेंथ, हाउ वी राइट एरिया, सो आपको बेसिकली डीआर निकालने का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा और फिर इंटीग्रेट करने का कॉन्सेप्ट दोनों पता चल गए तो किसी भी ज्योमेट्रिकल स्टोरी को आप सॉल्व कर सकते हो। सो होमवर्क प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। वेरी सिमिलर टाइप का है और आपको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा, समझने के बाद आंसर जरूर निकाल सकते हो। आपसे बोलेगा कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर है और स्फेरिकल शेल बोल सकते हो उसको। शेल वैसे थिन होता है, हॉलो स्फीयर बोलेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा। और उनकी रेडियाई के बारे में बोलता है कि लेट्स से कि इनसाइड का जो रेडियस है वो R1 है और आउटसाइड का जो रेडियस है वो R2 है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है और मटेरियल केवल इसी वाले पोर्शन पर है। ये डिस्क नहीं है, इस हॉलो स्फीयर है। सो इट सेज फाइंड thermal resistance of hollow sphere। टेम्परेचर इनसाइड का T1 है, आउटसाइड का T2। इस पे ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, यही पूछेगा इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर देगा
क्योंकि अनलाइक सिलेंडर में अलोंग द लेंथ भी जा सकता है, रेडियल भी जा सकता है, यहाँ पर केवल और केवल रेडियल जाएगा। सो T1 और T2 आपको पता है, और ये भी बोलता है कि T1 बड़ा है T2, सो जो थर्मल करंट है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी। स्फीयर है, इसका ध्यान देना है। इसके लिए हमको थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लॉजिक एग्जैक्टली सेम जाएगा जैसा अब हम लोगों ने अभी किया। इसके लिए के को अभी हम लोग कांस्टेंट लेके ट्रीट कर रहे हैं, और अगर आपने के कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बना लिया तो फिर इस केस में बना लेंगे, तो वेरिएबल केस में भी वो इंटीग्रेशन जहां भी आएगा उसमें के की वैल्यू को रख सकते हैं, so that won't be a big deal. Previous slide for 1 minute, it is here. क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। If you are done with it, let me know. माइंड इट की अगर क्वेश्चन आएगा तो सिमिलर टाइप का आएगा। अगर आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद है तब भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, और इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा, उसको भी याद रख सकते हैं। तो जनरली इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं। फिर वो थोड़ा सा और भी प्ले कर सकता है, लाइक कि कॉम्प्लिकेशन करने का, कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स लगा देगा यहाँ पर, एंड देन फिर आपसे पूछ लेगा। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा रूल हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये कंडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमसे थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल करंट के बारे में पूछता है। उसको हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पर आते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट, ये मोस्टली थ्योरेटिकल है, फिर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ये भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, लेकिन ये कंडक्शन से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वहां से आप फॉलो कर पाएंगे। ऐसा लिखा जा सकता है कि इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, medium particles carry the heat from one location to another. सिंपल सी लाइन है, लेकिन जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मीडियम पार्टिकल हीट को कैरी करके चलते हैं, और वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाते हैं। कंडक्शन में क्या था, मीडियम का रिक्वायरमेंट तो था, लेकिन मीडियम के पार्टिकल हीट को लेकर के नहीं जाते थे। उस पर हीट का ट्रांसफर कोलिजन के थ्रू हुआ करता था। सो मैकेनिज्म इज अ डिफरेंट। यहाँ पर हीट का ट्रांसफर कोलिजन के थ्रू नहीं है, रादर यहाँ पर मीडियम पार्टिकल ही हीट को लेकर के चलते हैं। कोई एग्जांपल बता पाएगा कि कैसा होगा? कोई एग्जांपल जिसमें मीडियम के पार्टिकल ही हीट को लेकर के जा रहे हो प्रैक्टिकली? हैव यू ऑब्जर्व समवेयर? आप पाओगे कि डेली लाइफ में आपको हर मोमेंट पे नजर आ जाएगा कि कब हीट पार्टिकल्स ट्रांसफर कर रहे हैं और कब कंडक्शन के थ्रू हो रहा होता है। स्मोक, ओके, flowing of hot water, okay, boiling water, okay, air, okay, yeah, these are all examples. अगर आप ऑब्जर्व करो, आप जहाँ पर भी बैठो, मोस्ट लाइकली फैन चल रहा होगा, और या फिर एसी या कूलर जो भी है, दैट्स अ कन्वेक्शन। वो फैन क्या करता है, एयर को ब्लो करता है, एयर इन अ रूम, गुड। सो एयर वहाँ पर सर्कुलेट होता है, और एयर ही हीट को लेकर के चलता है। जब आप बाहर निकलते हो आपको गर्म हवा महसूस होती है, दैट मीन्स वो जो आपको हीट महसूस होती है वो
एयर की वजह से होती है, because air is heated up and air is moving and getting contact in with you, then you are feeling the heat. In fact, जब आप फैन चलाते हो तो बेसिकली करते हो क्या हो कि एयर के सर्कुलेशन को बढ़ाते हो. जब एयर का सर्कुलेशन बढ़ता है सो एयर के पार्टिकल्स फास्टर आपकी बॉडी से कांटेक्ट पर आते हैं, तो वो आकर के आपकी बॉडी का हीट को लेकर के चले जाते हैं. सो इस तरह से आपकी बॉडी की हीट डाउन हो जाती है, तो आपको थोड़ा ठंडक महसूस होता है. सो कूल जो फीलिंग होता है वो एयर के सर्कुलेशन की वजह से होता है. सो एयर पार्टिकल्स हीट को लेकर के चल रहे होते हैं, इसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं. जैसे कि फैन का चलना या फिर एयर का ब्लो होना, विंड का चलना, और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो. एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए आपको कोचिंग जाना होता था जब कभी ऑफलाइन क्लासेस है, फ्यूचर में आने वाला है, एंड देन आप जल्दी में रहते हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हो, जिससे आपके पास लास्ट में टी बचा होता है और आपको टी लेना होता है, बट यू आर इन हरी. सो आप जैसे ही फर्स्ट सिप लेते हो तो आपको बहुत गर्म महसूस होता है. फिर आप क्या करते हो कि आपको अगर टी लेना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो फिर आप एयर ब्लो करते हो टी कप पर. इधर आप एयर ब्लो करते हो या फिर उसको प्लेट पर पोर कर लेते हो. जनरली हम लोग एयर ब्लो करते हैं माउथ से. क्यों करते हैं? सिंपली बिकॉज कि आपको पता है कि हीट ट्रांसफर कराना है, टी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, उसको कम करना है. उसको कम करने के लिए जो कप का कंडक्शन है वो तो चल रहा है. मैं थोड़ा फिगर बना देता हूँ ताकि आप और भी डिटेल में इसको डीप पे समझ पाओगे. लेट्स से ये आपके पास पोर्ट था और इस पर कोई लिक्विड फिल था, हॉट लिक्विड था, आपका टी हो सकता है. आपने इसको जब एयर पे रखा तो आप देखते हो कि टी को अगर आप रख देते हो तो ओवर द टाइम वो कूल हो जाती है. क्यों कूल हो जाती है? क्योंकि ये एक्सपोज्ड है एयर से. तो एयर के पार्टिकल्स आते हैं, इससे मिलते हैं और मिलकर के चले जाते हैं. सो जो एयर आ रही होती है कूल होती है रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में, और जब इसके कांटेक्ट पर आते हैं तो एयर के पार्टिकल वार्म हो जाते हैं. अच्छा, ये जो एयर के पार्टिकल वार्म हुए वो इसकी हीट की वजह से हुए होंगे. तो ये जो बॉडी है इससे हीट बाहर निकल जाती है. जब इससे हीट बाहर निकल जाती है तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. हम जानते हैं कि जिससे हीट बाहर जाती है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है. ये ऑटोमेटिक चलता है, ये नेचुरली चलता है. लेकिन अगर आप जल्दी में होते हो तो आप इसी प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हो. जब आप इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हो तो आपके पास जो अवेलेबल थिंग्स हैं वो आपका माउथ है. माउथ से एयर का ब्लो करना, उसमें आप इसको एयर को फास्टर ब्लो करते हो. ज्यादा कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, ज्यादा एयर निकलती है, तो ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए वो जल्दी कूल कर जाता है. और ये सब यूज टू है हम लोग इन सब प्रोसेसेस से, लेकिन उसको टेक्निकली समझ रहे हैं. जो ये नेचुरली चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन. जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन दो तरह का होता है, नेचुरल एज वेल एज फोर्स्ड. सपोज कर लीजिए आप रूम पर बैठे हैं, तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसकी वजह से, और या फिर ये एयर की वजह से, डिपेंडिंग अपॉन एयर कितना वार्म या कूल है. बट जब आपको ज्यादा कूल फीलिंग करना होता है अपने आप को, तो फिर आप फैन की स्पीड बढ़ा देते हैं या फैन को ऑन करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं. स्पीड बढ़ाने से क्या होता है? अगेन एयर का सर्कुलेशन फास्टर होता है, आपकी बॉडी से ज्यादा एयर कांटेक्ट फास्टर कांटेक्ट करती है, हीट लेती है, चली जाती है. सो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है. मोर ओवर, अगर फैन काम नहीं कर रहा है देन आप एसी पे बैठते हो. एसी क्या करता है? एसी इसी जो एयर आ रही थी इसको पहले से और कूल कर देता है, सो दैट कि ये कूल और आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाए, सो दैट कि ये ज्यादा से ज्यादा हीट को सक कर सके और फिर वार्म एयर को बाहर थ्रो कर सके. तो एसी और फैन दे आर बिहेविंग सिमिलर. एसी जस्ट मेक द एयर कूलर बिफोर इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद आवर बॉडी और द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. सो ये कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है. सारा प्रोसेस जो है वो कन्वेक्शन का चल रहा होता है. सो आप इसको देख सकते हो कि इस तरह से कन्वेक्शन चलता है, और ये दो तरह का होता है, उसको भी आप नोट कर सकते हो. फर्स्ट इज नेचुरल कन्वेक्शन, दैट अकर्स नेचुरली. दूसरा कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन. फोर्स कन्वेक्शन में आप फोर्सफुली करते हो,
कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे फैन का रूम पे लगाना, फोर्स कन्वेक्शन हो गया, या एग्जॉस्ट लगाते हो आप अपने रूम्स पर, वो भी फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल हो जा रहा है। नेचुरली दैट मीन्स आप जिस पे कुछ भी नहीं कर रहे होते वो होता है। यस, कुछ बोलना चाहते हैं आप? अच्छा, इस पर भी अपने को रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए होता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ कन्वेक्शन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसके लिए भी आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखने वाले हैं। समथिंग रॉन्ग है सर। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है एच ए T1 minus T2. So this is the formula for heat transfer in case of convection. आपने कंडक्शन में हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देखा, उसका एक फॉर्मूला आया था, और कन्वेक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है। अगेन ये जो हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, किसका किसका टेम्परेचर डिफरेंस, दो बॉडीज का जिसके बीच में ये चल रहा है। जैसे कि रूम की एयर और हॉट बॉडी, तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, हायर माइनस लोअर लिखेंगे। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल ए, यहाँ पर सरफेस एरिया होगा बॉडी का, कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो ए इज सरफेस एरिया, इट्स नॉट अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स अ सरफेस एरिया। अब लिख लीजिए ए सरफेस एरिया है, और एच जो है दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन और कन्वेक्शन कोफिशिएंट। सो ए इज अ सरफेस एरिया, एच इज अ कन्वेक्शन कोफिशिएंट। उन दोनों को यूज करके हम बता सकते हैं। यहाँ पर भी जो याद रखने वाला पॉइंट है कि जो हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि कंडक्शन में था। और ये भी याद रखने वाली पॉइंट है कि जो कन्वेक्शन में ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हालांकि वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, यहाँ पर सरफेस एरिया आता है। इससे आपको एक और बात पता चलती है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा आने वाला है। इन केस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होने वाला है, इसका मतलब है कि बॉडी जल्दी कूल होने वाली है। जो मैंने टी का एग्जांपल दिया था, कई बार आपको टी को जल्दी कूल करना होता है तो आप इसको सॉकर में या प्लेट पे रखते हो। जैसे आप उसको प्लेट पे डालते हो तो प्लेट का सरफेस एरिया बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द ग्लास इटसेल्फ। सो सरफेस एरिया दैट इज एक्सपोज्ड विद द एयर, सो वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो फास्टर कूल कर जाता है। एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा आप घर पे कर सकते हो, अपने एंड टाइम्स किया होगा। कप पर वो देर से कूल होगा और प्लेट पर जल्दी से हो जाता है, बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड एरिया इज मोर। और H इज द डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, सो ये कन्वेक्शन कोएफिशिएंट होता है। नो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो इसी पे बेस्ड आएगा, ये जो फॉर्मूला आपको बताएगा उसको आप यूज करके बता सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं, एक दो पॉइंट्स और इस पे समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक सिंपल केस को ऑब्जर्व करते हैं, और वो सिंपल केस कुछ ये है कि लेट से आप वाटर को बॉयल करते हो या लिक्विड को बॉयल करते हो, तो क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पर कंडक्शन चल रहा है, कहाँ पर कन्वेक्शन चल रहा है? रेडिएशन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, रेडिएशन पढ़ लेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। ये कुछ लैग कर रहा है। लेट्स से कि ये लिक्विड फिल किया गया है और यहाँ से आप इसको हीट अप कर रहे हो किसी बर्नर की हेल्प से। आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर को इस पे हीट करते हैं तो वाटर गर्म हो जाता है, बॉयल होने लगता है लेटर ऑन। सो कैन यू आइडेंटिफाई द केसेस जहाँ पर this is not working well. Can you identify the cases कि क्या यहाँ पर कहीं कंडक्शन चल रहा है?
और अगर चल रहा है तो कहाँ पर चल रहा है, क्या कन्वेक्शन चल रहा है, अगर चल रहा है तो कहाँ पर चल रहा है। पिक्चर में आपको एक रफली एक कंटेनर दिख रहा होगा, उस पर लिक्विड फिल्ड होगा एंड साथ ही साथ उसको वार्म किया जा रहा है। So can you identify the conductions where the conduction is taking place? Is there conduction taking place? If yes, where? Conduction at the bottom of the vessel, convection at the bottom of the vessel, conduction on container, burner to beaker, conduction between vessel and water, okay, container to water, okay. So आप देखोगे हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ पॉइंट्स को, और अगर ये ड्रॉ कर पाता तो ये जो आपने बर्नर लगाया ना, बर्नर से हीट का ट्रांसफर होगा और ये कंटेनर के थ्रू जाएगा। तो ये जो कंटेनर के थ्रू का हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो बॉटम जो है कंटेनर का, वो कंटेनर के बॉटम के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे और हीट को ट्रांसफर कर रहे होंगे। मॉलिक्यूल खुद कंटेनर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर जो हो रहा है वो कंडक्शन हो रहा है। So at the bottom of container, you will find there is a conduction. Because of that conduction, heat is being transferred from the burner to the water. एक बार हीट वाटर पे चला गया, आपको ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ, वाटर के बॉटम लेवल पे गया, उसके बाद आप पाओगे कन्वेक्शन स्टार्ट होगा वाटर में। वाटर में आप देखोगे अगर वाटर को आप हीटर पे रखते हो तो जब वो वार्म हो रहा होता है तो ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो वार्मिंग प्रोसेस कैसे चलती है, इनसाइड जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो पहले वार्म हो जाएंगे, वार्म होने के बाद वो एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द डेंसिटी दे विल राइज अप। साउंड नहीं आ रहा था, अभी साउंड आ रहा है, तो मैं जो भी आपको स्क्रीन दिख रहा था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लास्ट में स्क्रीन दिखा है, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir, but your screen is not visible. मैं फिर से बोलता हूँ, क्या बोला, जो कंटेनर का बॉटम होगा through which there will be conduction taking place because कंटेनर Sir, के screen is मॉलिक्यूल्स not visible. फिर हीट ट्रांसफर करके वाटर पे जाएगी। जब ये वाटर पे जाएगा तो वाटर के जो बॉटम मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे, वार्म हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट देयर डेंसिटी विल रिड्यूस, क्योंकि वो एक्सपेंड करेंगे, लेस डेंसिटी वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। ऊपर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वार्म होंगे, सॉरी वो रिलेटिवली कूल होंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो नीचे रिसाइड करेंगे। सो कूल पार्टिकल्स नीचे आएंगे, वार्म पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। सो वार्म पार्टिकल के साथ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसका लो कन्वेक्शन हो रहा है। मोर ओवर, हाँ, Sir, your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल।
देयर आर लॉट मोर डिस्टर्बेंस। क्या आपको लास्ट वाला स्क्रीन रिकॉल में है? जो लास्ट वाला स्क्रीन मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बना करके, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था बेसिकली। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो आपने अगर उसको ड्रॉ कर लिया है तो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज द लास्ट पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग। और सो जो कंटेनर की बॉटम से लिक्विड राइज अप हुआ है वो वार्म था, और ऊपर से कोल्ड पार्टिकल्स थे, वो डाउन साइड आ रहे होंगे, तो वहां पे कन्वेक्शन चल रहा होगा। मोर ओवर जो कंटेनर के साइड्स होंगे जिसमें लिक्विड और एयर, एक तरफ लिक्विड होगा दूसरी तरफ एयर होगा, उस साइड पर आप पाओगे कि कंडक्शन चल रहा होगा। तो जहां भी कंटेनर की तरफ चल रहा होगा वो कंडक्शन होगा। कंडक्शन जनरली सॉलिड्स पे होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड बॉडीज whereas a convection takes place in fluid bodies like liquid and gases. और उसके बाद एक फाइनली लास्ट में जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिक्विड का एयर से कनेक्शन है, वहां पर भी कन्वेक्शन चलेगा, क्योंकि एयर लिक्विड के कांटेक्ट पर आएगी, वार्म हो जाएगी, लिफ्ट कर जाएगी, कूल एयर डाउन साइड आएगी, तो एयर के पार्टिकल्स कन्वेक्शन कर रहे होते हैं। सो कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन कंटेनर, on the liquid there is a convection, on the air there is a convection। ये आपको बताना था, ये आपको समझना था। हाँ, मैं स्क्रीन को रीशेयर कर रहा था, वो सम ट्रबल दिखा रहा है, रीशेयर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। एंड ये जो नेट कनेक्टिविटी है वो आईपैड पे नहीं जा रही है, सो मोबाइल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो तो हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे इसका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन भी है कन्वेक्शन का, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो फ्रीजिंग ऑफ आइस होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि इवन वेरी कोल्ड एरियाज लाइक साइबेरियन एरियाज ऑफ रशिया, जहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है, वहाँ पर भी जो ये लिक्विड में रहने वाले, वाटर में रहने वाले क्रिएचर्स होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। इवन दो लेक में ऊपर से आइस फ्रीज हो जाता, आइस बन जाती है, तो क्यों सरवाइव कर पाते हैं उसको समझेंगे। कन्वेक्शन के उस पर भी कन्वेक्शन का रोल है। मोर ओवर हम लोग ये भी समझेंगे कि वो आइस का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी समझ पाएंगे कि जो आइस बनती है वो किस रेट से बनती है। दैट मीन्स आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने टाइम के बाद कितना थिकनेस ऑफ आइस का फॉर्मेशन होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ आइस इज गोइंग टू बी तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसको री एक्सप्लेन कर देंगे। ये इंटरप्शंस आज जाते हैं, सुबह से ही नेट काफी स्लो जा रहा था, समहाउ क्लास अपना हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद रेडिएशन आएगा तो हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन री एक्सप्लेन टुमारो? या आई कैन। किसको नहीं दिख रही? किसी को नहीं दिख रही होगी बिकॉज इट्स नॉट शेयर्ड। प्लीज सेंड द पीडीएफ ऑफ नोट्स। हाँ बिल्कुल, मैं शेयर कर देता हूँ। फंडे दो ना, थोड़े स्टडीज रिलेटेड टाइम है तो क्या जानना चाहते हो स्टडी रिलेटेड? स्टडी रिलेटेड में का मतलब होता है कि आप अपना मैक्सिमम दीजिए स्टडी को लेकर के, और इफिशिएंटली टाइम दीजिए। इन केस आप अपना